हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार्थलो क्लासेस। जैसा कि आपको पता होगा, हमने अभी आरजेएस फाउंडेशन बैच के लिए हम ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब हमारे चैनल पर डाल रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का नया लेक्चर है, जिसके अंदर हम चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। चैप्टर 4 ऑफ दी सेल्स ऑफ दी गुड्स एक्ट। इसके अंदर चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे बताया गया है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने किया है वो कैसे परफॉर्म करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड होगा, सेल्स से रिलेटेड होगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेल्स से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा कि एक पार्टी जो कि सेलर है वो गुड्स को ट्रांसफर करेगी और दूसरी पार्टी जो बायर है उन गुड्स को एक्सेप्ट करेगी और बदले में कंसिडरेशन के रूप में प्राइस पे करेगी। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होने वाला है इसी को आप बोलोगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो परफॉर्मेंस है कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, क्या वो अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो, किस समय पे आपको अमाउंट जो है ट्रांसफर करना है, किस समय पे आपको गुड्स ट्रांसफर करने हैं, कैसे ट्रांसफर करने हैं, ये सारी चीजें आपको चैप्टर 4 के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 तक कवर करने हैं। बहुत सिंपल सेक्शन से, बहुत छोटे सेक्शन से, डायरेक्ट सेक्शन से, इसमें आपको आगे कोई इशू नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है कि इन सेक्शंस को आपको कुछ इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जाए, कुछ चार्ट्स बना के पढ़ाया जाए, ताकि आपके लिए ये जो सेक्शंस है और भी ज्यादा इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में जो सेक्शन 31 है वो क्या बोलता है। सेक्शन 31 सिंपल सी बात करता है ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। और इस सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या ड्यूटीज है सेलर और बायर की, और एक ही ड्यूटी इसके अंदर बताई हुई है कि सेलर की ड्यूटी है कि उनको जो गुड्स है वो क्या करने हैं, डिलीवर करने हैं बायर को, और बायर की ड्यूटी है कि उन्हें गुड्स को एक्सेप्ट करना है और उनके बदले में पेमेंट करना है। ये एक सिंपल सी ड्यूटी दी गई है सेक्शन नंबर 31 के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम सेक्शन नंबर 32, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन। तो जो सेक्शन 32 है वो आपको एक कहावत अगर आपने सुनी होगी, एक मुहावरा सुना होगा, एक हाथ ले एक हाथ दे, वो वाली बात करता है। जो सेक्शन 32 है क्या बोलता है, एक हाथ ले और एक हाथ दे। तो यानी कि क्या होगा कि अनटिल अनलेस कुछ सेपरेट चीज, यानी कि कुछ अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना लिखा हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि पेमेंट एंड डिलीवरी कैसे चलेगी, कॉन्करेंट चलेगी। यानी कि एक साइड से तो सेलर डिलीवर करेगा और दूसरी साइड से जो हमारा बायर है वो अमाउंट पे करेगा। तो ये क्या हो गया कि यहां पे जो परफॉर्मेंस है वो कैसे चलेगी, कॉन्करेंट चलेगी, यानी कि एक हाथ ले एक हाथ दे। हम क्विकली सेक्शन को रीड कर लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मल तरीके से भी क्लियर हो जाए। एज पर सेक्शन 32, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, delivery of the goods and payment of the price are concurrent conditions. That is to say, the seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange of the price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange of possession of the goods. यानी कि सेलर रेडी रहना चाहिए डिलीवरी ऑफ पोजेशन के लिए, और एट द सेम टाइम जो बायर है वो रेडी रहना चाहिए फॉर ट्रांसफर ऑफ द प्राइस। तो यानी कि एक हाथ ले और एक हाथ दे, ये वाली बात आपको सेक्शन 32 में देखने को मिलेगी। तो ये जो दो सेक्शन है हमारे बहुत सिंपल से डायरेक्ट सेक्शन है। अब अपन आते हैं सेक्शन नंबर 33 पे। तो जो सेक्शन 33 है अपन उसको कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं। तो जो सेक्शन 33 है वो बात करता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कि आप गुड्स को कैसे डिलीवर करोगे। तो जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा सेक्शन नंबर 33 के अंदर दो टाइप की डिलीवरीज दी हुई है। पहली है एक्चुअल डिलीवरी और दूसरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक बार अपन क्विकली सेक्शन को रीड कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्मल तरीके से जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो भी क्लियरिफाई हो जाए। सेक्शन 33, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज
agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf. यानी कि क्या बोला गया कि या तो आप डिलीवरी कैसे करो, जैसे कि जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने एग्री किया है. अब पार्टीज कौन है, सेलर और बायर. तो यानी कि सेलर और बायर ने जिस तरीके से एग्री किया है कि भैया कोई भी जो एक्ट होगा इट विल अमाउंट टू डिलीवरी, तो अगर आपने वो एक्ट कर दिया है तो क्या माना जाएगा उसको डिलीवरी, यानी कि एक्चुअल डिलीवरी. या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो बायर है उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बायर पोजीशन में आ गया है. कैसे पोजीशन में आ गया है, जैसे कि ए और बी है, करेक्ट, ए सेलर है, बी बायर है. तो यहां पे एक्चुअल डिलीवरी तो कैसे होगी कि ए ने एक्चुअल में वो क्या किया है, गुड्स किसको डिलीवर कर दिए, बी को डिलीवर कर दिए. लेकिन वहीं पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कैसे होगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऐसे मानी जाएगी कि ए ने वो गुड्स बी को एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं किए, लेकिन ए ने क्या बोला है, वो गुड्स मेरे पास रहेंगे और मैं एज अ बेली उन गुड्स को होल्ड करूंगा. तो अगर वो एज अ बेली उन गुड्स को होल्ड करेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाएगा कि उन गुड्स का जो पोजीशन है किसके पास आ गया है, बी के पास ही आ गया है. यानी कि गुड्स अभी बी के पास नहीं गए, बी को पोजीशन डिलीवर नहीं हुआ है, फिर भी ड्यू टू सम एक्ट क्या हो गया है कि अब ऐसा माना जाएगा कि वो उन जो गुड्स का पोजीशन है वो किसको ट्रांसफर हो चुका है, बी को. तो जब ए ने ये बोला नाउ आई विल होल्ड दीज गुड्स एज अ बेली ऑफ दी बी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मान लिया जाएगा कि यहां पे क्या हो गई है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुकी है. और सेक्शन 33 के अलावा एक और सेक्शन है जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात करता है, वो है सेक्शन नंबर 36 क्लॉज 3. अपन उसको भी रीड कर लेते हैं. सेक्शन 33 सबसेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ ए थर्ड पर्सन, there is no delivery by seller to buyer unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf, provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to goods. तो इसमें सिंपल सी बात बोली जा रही है, जो हमने इस इलस्ट्रेशन के अंदर देखा था कि ए उन गुड्स को होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ बी. यहां पे क्या हो रहा है, ए की जगह कोई थर्ड पर्सन है, अपन मान लेते हैं सी, ठीक है, सी अपन मान लेते हैं. तो अभी क्या था, वो गुड्स ना तो ए के पास थे और ना बी के पास है. बी के पास तो वैसे ही नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो बायर है. तो गुड्स किसके पास होने चाहिए थे, ए के पास होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में किसके पास है, सी के पास है. अब अगर सी ये एक्नॉलेज कर लेता है कि वो बी के बिहाफ पे उन गुड्स को होल्ड कर रहा है, तो क्या माना जाएगा कि वो गुड्स किसको डिलीवर हो गए, बी को डिलीवर हो चुके हैं. ये समझ में आ गई है. तो यानी कि यहां पे भी क्या हो रहा है, एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रही है, ना कि एक्चुअल डिलीवरी. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन नंबर 34. सेक्शन नंबर 34 बात करता है पार्ट डिलीवरी. पार्ट डिलीवरी कैसे, इंस्टॉलमेंट में. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी फार्मर से, अगर मैंने उनको बोला कि आप मुझे क्या करो, 100 टन ऑफ राइस आप मुझे सेल करो, उन्होंने इस चीज को एग्री कर लिया, यानी कि हमारे बीच में क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है. अब लेकिन क्या सिचुएशन है कि 100 टन ऑफ राइस एक साथ तो ट्रांसफर नहीं हो रहे, क्या हो रहा है कि इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं. एक इंस्टॉलमेंट इस मंथ आ गई है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगले मंथ आ गई है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या माना जाएगा कि क्या वो जो गुड्स हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में आए, क्या सारे गुड्स का पोजीशन बी को ट्रांसफर हो चुका है या फिर नहीं हुआ है. तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रोविजन जो है सेक्शन नंबर 34 में देखने को मिल जाएगा. तो अपन एक बार प्रोविजन रीड कर लेते हैं. अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस of delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as a delivery of the whole, but a delivery of part of the goods with the intention of severing it from the whole does not operate as a delivery of the remainder. यानी कि क्या बोला जा रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, जो डिलीवरी है यानी कि जो पार्ट डिलीवरी है
उसको एक पूरी प्रोसेस का ही पार्ट मान के चल रहे हो। यानी कि क्या हुआ, अगर मैंने उनसे बोला 100 टन ऑफ राइस मुझे ट्रांसफर करना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर देंगे, 10-10 टन करके आपको भिजवा देंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम उस पार्ट डिलीवरी यानी कि उस इंस्टॉलमेंट को पूरी प्रोसेस का ही पार्ट मान रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही मेरे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, जैसे ही मेरे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी वैसे क्या माना जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी ऑफ होल, यानी कि जो सारा का सारा माल है मेरे पास ट्रांसफर हो चुका है, तो क्या माना जाएगा, विल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी ऑफ होल। एंड जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन होल गुड्स पासेस टू बायर, यानी कि हमने देखा था, पहली बात तो याद करो, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और जनरल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, ओनरशिप, यानी कि क्या होगा कि जैसे ही अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू पार्ट डिलीवरी करते हो, इस प्रोसेस के थ्रू अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करते हो, तो क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी वैसे क्या मान लिया जाएगा कि जो रिमेनिंग गुड्स है उनके अंदर भी जो प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफर हो चुकी है, बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। और वहीं पे अगर आप जो डिलीवरी कर रहे हो वो इस तरीके से कर रहे हो कि नहीं हम इसको एक सेपरेट ही ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे, तो क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही ट्रांसफर होगी जितना कि उस इंस्टॉलमेंट के अंदर है। रिमेनिंग जो पोर्शन है वो उसकी जो प्रॉपर्टी यानी कि उसकी जो ओनरशिप है अभी बायर को ट्रांसफर नहीं होने वाली है। और यही चीज आपको सेक्शन नंबर 34 बोलता है। चीज क्लियर है, यानी कि व्हेन पार्ट डिलीवरी इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द होल विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिलीवरी ऑफ होल एंड प्रॉपर्टी इन होल गुड्स डज नॉट पास टू द बायर, यानी कि अभी भी जो रिमेनिंग गुड्स हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास ही है, सेलर के पास ही है, वो बायर के पास अभी नहीं आई है। ओके क्लियर है ये। अब अपन चलते हैं सेक्शन नंबर 35 के ऊपर। एज पर सेक्शन 35, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी, यानी कि अनटिल अनलेस हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो तब तक जो सेलर है बाउंड नहीं है गुड्स की डिलीवरी देने के लिए अनटिल अनलेस बायर उसको स्पेसिफिकली ना बोल दे डिलीवरी के लिए। ये चीज ध्यान रहेगी, यानी कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दो कि इस तारीख को सेलर को वो जो गुड्स है मुझे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, मुझे डिलीवर करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने ट्रांजैक्शन किया और उसके अंदर क्लियरली लिख दिया कि जो गुड्स हैं वो सेलर को 31 मार्च 2025 को डिलीवर करने पड़ेंगे। अगर ऐसी कुछ चीज हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दी है तो इसका मतलब क्या होगा कि बिना बायर के बोले सेलर को ऑटोमेटिकली 31 मार्च को उन गुड्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो सेलर तब तक बाउंड नहीं है जब तक कि बायर उसे बोल ना दे कि हाँ ठीक है अब आप वो जो डिलीवरी है वो मुझे कर दो। क्लियर है, बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन हमारा 36, रूल्स एज टू डिलीवरी, यानी कि कुछ रूल्स है कि डिलीवरी कहां पर मानी जाएगी और किस टाइम पर आपको गुड्स को डिलीवर करना है। क्लियर है, तो अपन रीड करते हैं सेक्शन नंबर 36। एज पर सेक्शन नंबर 36, whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case on the contract express or implied between the parties। यानी कि क्या बायर आके उनका पोजीशन लेगा, यानी कि बायर खुद जाएगा सेलर के पास पोजीशन लेने, या फिर सेलर उनको डिलीवर करेगा। तो ये जो चीज है ये डिपेंड करेगी कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप शोरूम गए, आपने वहां से कपड़े खरीदे। अब आपको पता होगा जो ब्रांडेड कपड़े आते हैं या फिर कोई भी रेडीमेड जो गारमेंट आती है वो क्या आती है, फिक्स साइज में आती है ना, फिक्स साइज में आएगी। अब अगर आप उस फिक्स साइज में फॉल कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस फिक्स साइज में फॉल नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करवाना पड़ेगा, है ना, करेक्ट है, ऑल्टर करवाना पड़ेगा। तो अब आपने क्या किया, परचेज किया और उनको पेमेंट कर दिया और बोला कि भाई अब ये जो गुड्स हैं, मतलब कि जो मेरे कपड़े हैं, आप उनको मेरी साइज के हिसाब से ऑल्टर करके दो। शोरूम वालों ने बोला ठीक है सर हम कर देंगे, लेकिन आपको खुद आके कलेक्ट करना पड़ेगा।
तो जब इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो शोरूम वाले हैं, जो क्लोथिंग ब्रांड है, वो खुद आपके घर पे आके डिलीवर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, बायर को खुद को पोजीशन लेना है, बायर खुद जाएगा पोजीशन लेने, ना कि सेलर डिलीवर करेगा। और वहीं पे अगर आप किसी ऐसे शोरूम में गए जिन्होंने बोला कि ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, आपके जो गुड्स उन्हें छोड़ जाओ, हम ऑल्टर कर देंगे और आप काउंटर पे क्या करो, अपना एड्रेस लिखवा के चले जाओ और हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो अगर इस तरीके की चीज बोली गई है तो सेलर डिलीवर करेगा। तो आपको बात समझ में आ रही है। अनटिल अनलेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना है कि सेलर को डिलीवरी करनी थी या फिर कस्टमर, वो जो बायर है, उसको पोजीशन लेना था। क्लियर है। तो आपको हर बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि क्या सेलर डिलीवरी करेगा या फिर जो परचेजर है, जो बायर है, वो उनका पोजीशन लेगा। तो ये है अपने सेक्शन नंबर 36 का फर्स्ट रूल। उसके बाद आता है अपन आगे, वहां पे लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the agreement to sell, or if not then in existence at the place at which they are manufactured or produced। तो इसके अंदर क्या किया गया है, तीन अलग अलग सिचुएशन बता दी गई है। तीन अलग अलग सिचुएशन क्या है इन केस ऑफ सेल। अब आपको याद होगा जब अपन ने स्टार्ट किया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तब अपन ने पढ़ा था क्या क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स पढ़े थे अपन ने, एग्जिस्टिंग गुड्स पढ़े थे, असर्टेन अनअसर्टेन गुड्स पढ़े थे, और फिर अपन ने फ्यूचर गुड्स भी पढ़े थे। उसके अलावा कंटीजेंट गुड्स पढ़े थे। फिर अपन ने जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसमें अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और उसके अलावा पढ़ा था एग्रीमेंट टू सेल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाएगा कि डिलीवरी कहां पर होनी है गुड्स की। तो अगर वहां पर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि डिलीवरी कहां पे होगी, जहां पर वो गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल रखे हुए थे। तो ये माना जाएगा कि जो गुड्स की डिलीवरी वो कहां पे हुई है, उसी जगह पे हुई है जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है। उसके अलावा अगर वहां पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जगह क्या है आपका एग्रीमेंट टू सेल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या माना जाएगा कि कहां पर डिलीवरी हुई है, द प्लेस वेयर दे वर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, यानी कि जहां पर आपने एग्रीमेंट किया था, यानी कि जहां पर वो गुड्स प्रेजेंट थे जिस टाइम पे आपने एग्रीमेंट किया सेल करने का, तो ये माना जाएगा कि वहां पर एक्चुअल में डिलीवरी हुई है। और लास्टली अगर अपन फ्यूचर गुड्स की बात करें, क्योंकि लास्ट लाइन क्या बोलती है, इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस। अब सीधी सी बात है, जो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं उनको आप क्या बोलोगे, फ्यूचर गुड्स, है ना। तो फ्यूचर गुड्स की सिचुएशन में क्या माना जाएगा, दैट एट द प्लेस वेयर दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, यानी कि जिस जगह पे उन्हें बनाया गया है या फिर जिस जगह पे प्रोड्यूस किया गया, तो ये माना जाएगा कि डिलीवरी भी वहां पर ही हुई है। उसके बाद आते हैं अपन सबसेक्शन 2 पर, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, द सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो जो सबसेक्शन 2 है वो किसकी बात करता है, टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। और यहां पे बोला गया अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफिकली क्या मेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं कर रखा है आपने, है ना। तो यानी कि क्या चीज निकल के आ रही है, दो चीज निकल के आ रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम स्पेसिफाइड है तो आपको उसी टाइम पर डिलीवरी करनी है। जैसे कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया आपको जो है 100 टन ऑफ राइस जो है सेंड करवाने, और उसमें हमने टाइम मेंशन कर दिया था कि जब भी आप एक वीक जो इंस्टॉलमेंट लेके आओगे, पार्ट डिलीवरी लेके आओगे, आपको क्या करना है, सुबह 12 बजे से पहले, सॉरी सुबह नहीं होगा तो दिन हो जाएगा, ठीक है, दिन में 12 बजे से पहले आपको उनकी डिलीवरी करनी है। कि टाइम हमने क्या किया है, स्पेसिफाई कर दिया कि 12 बजे से पहले कर दो। और उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, अगर ये बोल दिया है 9 से लेके 12 बजे के बीच में करना है आपको, तो क्या हो गया, टाइम स्पेसिफाई हो गया। या फिर एकदम पिन पॉइंट हमने मेंशन कर दिया कि नहीं, मुझे तो जो डिलीवरी है वो दिन में 1 बजे चाहिए एग्जैक्टली, तो क्या होगा, आपको उतनी बजे ही डिलीवर करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टाइम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो क्या होगा, अब आप जो डिलीवरी है वो क्या करोगे, विद इन रीजनेबल टाइम करोगे, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ऐसा नहीं कि आप रात को 12 बजे जो गेट खटखटा रहे हो कि नहीं ऐसा ये डिलीवरी लू, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चीज क्लियर हो गई है, ओके। देन
ऐसी सिचुएशन में हम आगे चलते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर। यहां पे डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आर। व्हाट इज अ रीजनेबल आर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो जो हमने सबसेक्शन 2 पढ़ा था उसके अंदर तो क्या है, गुड्स आ ही रहे हैं, ठीक है, गुड्स आ गए, लेकिन सबसेक्शन 4 में क्या है, या तो डिमांड की जा रही है, टेंडर किए जा रहे हैं। यानी कि डिमांड करने का मतलब तो क्या कि बायर उसको फोन घुमा रहा है कि भैया डिलीवरी करवा दो अभी, या फिर टेंडर की जा रही है यानी कि जो सेलर है वो उसको फोन घुमा रहा है, हाँ भाई साहब कब करनी है डिलीवरी बताओ। तो ऐसी सिचुएशन में अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, और जो डिमांड की गई है उसको तब तक आप इफेक्चुअल नहीं मानोगे जब तक कि वो रीजनेबल आवर में ना की जाए। यानी कि अगर आप रात को 12 बजे मुझे कॉल कर रहे हो कि सर आपका माल रेडी आके ले जाओ, तो क्या रीजनेबल आ रहे? बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं उस टाइम पर आपकी बात को पूरा सुने बिना या फिर उसकी चीज का रिप्लाई करे बिना फोन काट देता हूं, तो कल को ये नहीं होगा कि सर मैंने तो डिलीवरी के लिए इनको पूछा था, इन्होंने फोन ही काट दिया। नहीं, वहां पे जो ये टेंडर है यानी कि जो आपने मुझे ऑफर दिया है कि भैया डिलीवरी ले लो, बताओ मैं कब दूं डिलीवरी, और रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे मुझे कॉल कर रहे हो, तो इसको एक इफेक्चुअल टेंडर नहीं माना जाएगा। या फिर एज अ बायर मैं रात को 1 बजे कॉल कर रहा हूं कि हाँ भाई साहब आप बताओ डिलीवरी सुबह लेके आ रहे हो क्या, तो ये जो डिमांड है ना इसको आप इफेक्चुअल डिमांड नहीं मान सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यानी कि अगर आपको डिमांड करनी है या फिर एज अ सेलर आपको टेंडर करनी है डिलीवरी, तो ये जो चीज है ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन रीजनेबल आवर करनी पड़ेगी। करेक्ट, ओके। फिर चलते हैं अपन इसके लास्ट सबसेक्शन पे जिसके अंदर लिखा हुआ है अनलेस अदरवाइज एग्रीड द एक्सपेंसेस ऑफ एंड incidental to putting the goods into a deliverable state shall be borne by the seller। यानी कि until unless आपने कुछ स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उन गुड्स को अगर डिलीवरेबल स्टेट में लाना है यानी कि उनकी पैकेजिंग करनी है, फर्निशिंग करना है, कुछ फिनिशिंग टच देना है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो कौन बोन करेगा, सेलर। जैसे कि जब मैंने बायर से क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई ये वाली जो गुड्स आप मेरे तक पहुंचा दो। जैसे कि मैं किसान के पास गया, अब आपको पता है आम का सीजन आने वाला है, गर्मी आने वाली है, आम का सीजन आने वाला है, तो मैं गया फार्मर के पास, मैंने बोला कि भैया यहाँ पे क्या करना है आपको कि मुझे जो है एटलीस्ट भी ऐसा मान के चलो 500 केजी जो है आम डिलीवर करने हैं, राइट। अब ऐसा तो नहीं कि हाथ में लेके आ जाएगा ये लो सर 500 केजी आम, नहीं ना, वो या तो किसी कार्टन के अंदर रख के लेके आएगा, ठीक है, बड़े बड़े बॉक्स होंगे, कार्टन होंगे, या फिर बोरों के अंदर रख के लाएगा, किसी ना किसी चीज में तो रख के लाएगा। तो और उसके अलावा वो क्या करेगा, उन जो आम है उनको तोड़ेगा, पेड़ पे से तोड़ेगा, तभी तो डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे, क्योंकि पेड़ पे उगा हुआ आम अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। जब वो टूट के पेटी के अंदर पैक हो जाएगा तब जाके वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा। तो ये जो खर्चा है पेड़ से तोड़ने का, उस पेटी के अंदर डालने का, तो ये जो सारा खर्चा है किसको बियर करना पड़ेगा, सेलर को बियर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि कौन बियर करेगा, तो फिर आप क्या चलोगे, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलोगे। चीज क्लियर है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बताऊं, जैसे जब भी ऐसा होता है, जैसे अमरूदों का बगीचे, वो पूरे के पूरे बगीचे सेल आउट होते हैं कि भाई इस सीजन में जितने भी इसके अंदर अमरूद आएंगे वो पर्टिकुलर जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो लेके जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर खुद ही अपने आदमी भेजता है कि नहीं ये जो तोड़ने वाला काम है, पैक करने वाला काम है, पेटियां सारी हमारी होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सेलर जो बायर है, कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ, बायर हुआ, फार्मर हुआ सेलर। तो जब जो बायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, खुद अपने आदमी भेज रहा है तोड़ने के लिए, पैक करने के लिए, पेटियां खुद भिजवा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया है कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालने के एक्सपेंसेस किसने बियर किए हैं, बायर ने बियर किए हैं इंस्टेड ऑफ दी सेलर। क्लियर है चीज। यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है वो एक जनरल प्रोविजन है। यहां पे सिर्फ इतना सा बोला गया है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज मेंशन नहीं की है तो भैया आप इस तरह गवर्न कर लो, लेकिन साथ में ये बोला जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफिक चीज मेंशन है तो आपको इन प्रोविजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है आपको वो मानना पड़ेगा और आपको उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो ये हुआ अपना सेक्शन नंबर 36। आई होप आपको जो सेक्शन नंबर 36 है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने चार्ट भी बना लिया होगा, ताकि आपको फ्यूचर में अगर सेक्शन को क्विकली रिवाइज करना हो तो ये यहां पर इनकी एसेंशियल चीजें लिखी हुई हैं। ओके,
अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे, सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है कि आपने जब वहां पर डिलीवरी दी है गुड्स की, तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। या तो आपने जरूरत से ज्यादा सामान भिजवा दिया है, या जरूरत से कम सामान भिजवाया है, या फिर किन्हीं दो गुड्स को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। जैसे कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो फार्मर है उसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भैया आपको 500 केजी मैंगो जो है डिलीवर कर रहे हैं, 500 केजी क्या कर रहे हैं, मैंगो डिलीवर कर रहे हैं। अब उसने एक्चुअल में क्या किया, या तो मेरे पास भिजवाए 400 केजी ही, या फिर मेरे पास भिजवा दी उसने 600 केजी। तो यहाँ पे एक्यूरेट तो हुई नहीं है डिलीवरी, राइट, गड़बड़ हो गई है। या तो कम भिजवा दिए, या फिर ज्यादा भिजवा दिए, या फिर मैंने उसको बोलता 500 केजी ऑफ मैंगो, वो भी स्पेसिफिक क्वालिटी वाले, सॉरी स्पेसिफिक जो वैरायटी है वो वाले। उसने क्या किया, 500 में से 200 केजी जो है वो वही वैरायटी भिजवाई जो मैंने बोला था, लेकिन जो 300 केजी है वो अलग वैरायटी भिजवा दी। तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई कि जो क्वांटिटी हमें चाहिए थी, कितनी क्वांटिटी चाहिए थी, 500 केजी चाहिए थी, उसमें से हमारे पास एक्चुअल में तो 200 ही आई है ना जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स्ड गुड्स आपके पास आए। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये होगा कि गुड्स जो है क्वांटिटी से ज्यादा है, क्वांटिटी से कम है, मिक्स्ड गुड्स आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में जो बायर है उसके पास क्या ऑप्शन रहते हैं। तो अपन चलो जल्दी से ने एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अगर उसने लेस क्वांटिटी भिजवाई, यानी कि जब मैंने 400 बोला, वो 500 बोला, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 400 केजी मैंगो ही भिजवाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि भैया जो बायर है वो क्या करे, उन्हें या तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 500 की जगह 400 भिजवाया, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूं। या फिर क्या करे, सभी को रिजेक्ट कर दे, ठीक है। क्या करे, या तो वो एक्सेप्ट कर ले, जो भिजवाया 500 की जगह 400 भिजवाया तो उसे एक्सेप्ट कर ले, या फिर क्या करे, रिजेक्ट कर दे। और यही चीज 37 में लिखी हुई है, क्विकली अपन इसको रीड कर लेते हैं। एज पर सेक्शन 37, where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell, the buyer may reject them, but if the buyer accept the goods so delivered, he shall pay for them at the contract rate। यानी कि क्या हुआ, या तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इनको क्या कर दूं, रिजेक्ट कर दूं, लेकिन हाँ अगर मैं इनको एक्सेप्ट कर रहा हूं चाहे वो लेस क्वांटिटी में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, मुझे उसी रेट में प्राइस करना होगा जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी के लिए फिक्स की थी। जैसे कि अगर हमने ये फिक्स किया था कि 500 केजी के बदले क्या होगा, मैं उसको कितना अमाउंट ट्रांसफर करूंगा, 50,000, 500 केजी के बदले 50,000, ठीक है। तो अगर आपकी मैथ सही है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 केजी के कितने हुए, 100 रुपए, 100 रुपए होते हैं 1 केजी के। तो अब ऐसे सिचुएशन में जब मैंने 400 केजी को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कितना अमाउंट उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, 40,000। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, 40,000 रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे अगर मैं जो लेसर क्वांटिटी उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं तो। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन इसका, सबसेक्शन 2, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole. If the buyer accepts the whole of the goods so delivered, he shall pay for them at the contract price। तो सिंपल सी चीज बोली जा रही है कि मैंने मांगे थे 500 केजी, उसने क्या दे दिया, 600 केजी ट्रांसफर कर दिया, यानी कि 100 जो केजी है वो क्या है, सरप्लस में है। अब 100 केजी सरप्लस में, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एक्सेप्ट ओनली कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट, यानी कि मैंने जब 500 के लिए बोला था और आपने भिजवाया 600, तो मैं क्या करूंगा, 500 तो अपने पास रख लूंगा और जो बचे 100 केजी हैं उनको क्या कर दूंगा, वापस रिटर्न कर दूंगा, उनको मैं अपने पास नहीं रखूंगा, और बदले में क्या करूंगा, जो 500 केजी की जो प्राइस हमारी फिक्स हुई थी मैं उतना पे कर दूंगा। उसके अलावा क्या है, एक्सेप्ट दी होल क्वांटिटी, तो मैंने क्या किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 600 अगर उसने भिजवा दिए तो मैं 600 के 600 रख रहा हूं, सीजन आने वाला मैंगो का सेल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्या करना होगा, मुझे जो मैंने पहले 500 के हिसाब से रेट फिक्स की थी 50,000, यानी कि 100 रुपए पर केजी, तो ऐसी सिचुएशन में 600 केजी के लिए कितनी प्राइस बैठेगी हमारे लिए, 60,000।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 50,000 की जगह कितना पे करना है, 60,000, क्योंकि मैंने जो एंटायर क्वांटिटी है उसको ही एक्सेप्ट कर लिया है। और लास्ट ऑप्शन बचता है रिजेक्ट दी होल गुड्स, यानी कि जो मेरे पास 600 आए थे, 600 के 600 मैंने क्या किए, वापस भिजवा दिए कि नहीं, मैंने 500 बोला है तो मुझे 500 भिजवाओ, ना एक आम ज्यादा ना एक आम कम। तो ये 3 ऑप्शन आते हैं अगर आपने जो है जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी भेज दी है तो। देन सबसेक्शन 3, where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with goods of a different description not included in the contract. The buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest, और may reject the whole। यानी कि अब क्या हो रहा है कि उसके पास 2 ऑप्शन है कि क्या करेगा वो, कि जैसे यहां पे मैंने बोला कि 300 केजी और 200 केजी का अलग अलग जो है मिक्सर आया, कैसा आया, 200 केजी तो वो हैं जो मैंने एक्चुअल में मांगे थे, और 300 केजी वो हैं जो दूसरी वैरायटी के हैं। जैसे आपको पता होगा मैंगो में अलग अलग वैरायटी आती है, तोता आम आते हैं, हाफूस आते हैं, लंगड़ा आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया आप मुझे जो है 500 केजी तोतापुरी आम सेंड करना। उसने क्या किया, 500 में से 200 तो भेज दिए तोतापुरी आम और 300 क्या किया, लंगड़ा आम भेजे। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, या तो 200 केजी को एक्सेप्ट करूं, सिर्फ और सिर्फ 200 केजी को, और 300 केजी को क्या करूं, वापस भेज दूं, या फिर जो एंटायर लॉट जो मेरे पास आया है उसको ही मैं रिटर्न कर दूं। ये चीज क्लियर है, यानी कि 2 ऑप्शन है मेरे पास। ये ध्यान रखना, यहां पर जो हमने ये वाला ऑप्शन देखा था एक्सेप्ट दी होल क्वांटिटी, वो ऑप्शन मिक्स्ड गुड्स की वो केसेस में अवेलेबल नहीं होगा। यानी अगर मिक्स्ड गुड्स आ गए तो अब आपको उसमें से वही गुड्स रखने होंगे जो आपने बोला था। आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आप जो एंटायर गुड्स हैं उनको अपने पास रख लो। क्लियर है, ये चीज याद रहेगी। तो ये होता है हमारा इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग गुड्स। अब जो लास्ट प्रोविजन है वो बोलता है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी यूसेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है, स्पेसिफिकली जो चैप्टर 5 के प्रोविजन है वो क्या है, जर्नल प्रोविजन है। अगर उनकी कॉन्ट्राडिक्शन में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, या फिर आपके बिजनेस के कोई यूसेजेस है, या फिर पार्टी जो है नॉर्मली किस तरीके से ट्रांजेक्शन करती है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, फिर आते हैं अपन सेक्शन नंबर 38 पर। Section number 38, installment deliveries. Unless otherwise agreed, the buyer of goods is not bound to accept delivery thereof by installment. यानी कि अगर आपने जो डिलीवरी है वो क्या की है, इंस्टॉलमेंट में की है। बात हुई थी एक साथ भेजने की, लेकिन आपने क्या की है, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, तो बायर बाउंड नहीं है उन गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए। इस चीज का ध्यान रखना। Then subsection 2, where there is a contract for the sale of goods to be delivered by stated installments which are to be separately paid for, and the seller makes no delivery or defective delivery in respect of one or more installments, or the buyer neglects or refuses to take delivery of or pay for the same or for one or more installments. It is a question in each case depending on the terms of the contract and the circumstance of the case, whether the breach of contract is a repudiation of the whole contract or whether it is a severable breach giving rise to a claim for compensation but not to a right to treat whole contract as repudiated। बहुत अच्छी बात बोली गई है इस सेक्शन के अंदर। समझना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने क्या किया है। जैसे अभी अपन जो 500 केजी वाला जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसी को मान के चलो, है ना, उसी को मान के चलो कि जो 500 केजी हमको यहाँ पे मैंगो खरीदने हैं उसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब क्या हुआ, हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हम इंस्टॉलमेंट में इसकी डिलीवरी करने वाले हैं। क्योंकि देखो पहला जो प्रोविजन है तो क्या बोलता है, सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आपने डिसाइड नहीं किया था इंस्टॉलमेंट में करना है तो बायर बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने को। तो अगर हमने डिसाइड नहीं किया था तो ये वाली बात आएगी नहीं। तो हम क्या मान के चल रहे कि हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में इसको डिलीवर करेंगे। अब देखो जब भी इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी तो क्या हो सकता है कि भैया सेलर ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेंड कर दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेल कर दी, थर्ड इंस्टॉलमेंट स्किप कर दी, या फिर थर्ड के अंदर बहुत ही घटिया क्वालिटी का माल भेजा और फिर फोर्थ वाला भेज दिया। तो अब
यहां पे क्या हो रहा है, सेलर के पार्ट पे तो ये सिचुएशन आ रही है। अब बायर के पार्ट पे क्या हो सकता है, उन्होंने डिसाइड किया था कि भैया जैसे जैसे डिलीवरी होती जाएगी आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि सेलर ने सारी जो करेक्ट डिलीवरी कर दी है, बायर ने फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे कर दिया, सेकंड के टाइम पे कर दिया, अब थर्ड के टाइम पे उसने भी गोली दे दी। ठीक है, अगर सेलर जो है वो टाइम पे भिजवा रहा है तो बायर अब यहाँ पे क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। तो यानी कि जब इंस्टॉलमेंट की बारी आ रही है और बायर या सेलर दोनों में से कोई भी अपना पार्ट परफॉर्म करने में जो है पीछे रह गया है, या फिर उसने अपना पार्ट परफॉर्म करने में क्या कर दिए, गड़बड़ कर दिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वही खत्म करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो, जो डिफेक्टिव इंस्टॉलमेंट है, जो डिफेक्टिव इंस्टॉलमेंट है सिर्फ और सिर्फ उसको आप हटा दो, उसके रिगार्डिंग आप कंपनसेशन मांग लो और बाकी कॉन्ट्रैक्ट को तो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। करेक्ट, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, इट इज अ क्वेश्चन इन ईच केस डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यानी कि प्रोविजन में साफ साफ लिख दिया कि भैया हम कुछ नहीं बता रहे, हम कुछ भी नहीं बता रहे, इस वजह से अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अब क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेसिस पे ही सारी चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा। यहां पे आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। करेक्ट, जैसे केबीसी में बोला जाता है, इस क्वेश्चन को लेके हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, या श्रीमान आप हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है, यहां पे भी क्या किया, बैरेक ने बोल दिया है कि श्रीमान हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये बात आती है आपके सेक्शन नंबर 38 के लिए। अब अपन देखते हैं सेक्शन नंबर 39। एज पर सेक्शन 39, डिलीवरी टू कैरियर ऑफ वारफिंगर। यहां पे क्या बोला जा रहा है, वेयर इन अ परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल the seller is authorized or required to send the goods to the buyer. Delivery of goods to a carrier, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer, or delivery of the goods to a wharfinger for safe custody, is prima facie deemed to be delivery of the goods to the buyer. यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड हो गया है और या फिर सेलर को जो ऑथराइज कर दिया कि भैया डिलीवरी आपको देनी है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसने या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि किसके थ्रू भिजवानी है, और अगर मेंशन नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही सेलर ने उन गुड्स को उनको डिलीवर किया, जो कैरियर है उसको डिलीवर किया, वैसे क्या मान लिया जाएगा कि वो जो डिलीवरी किसको हो चुकी है, बायर को हो चुकी है। तो डिलीवरी किसके पास आ गई है, बायर के पास आ गई है। नेक्स्ट प्रोविजन, अनलेस अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय द बायर, द सेलर shall make such contract with the carrier or wharfinger on behalf of the buyer as may be reasonable, having regard to the nature of the goods and the other circumstances of the case। यानी कि आपने या तो क्या किया हो, जो बायर है उसने अलग से इस चीज के लिए ऑथराइज किया हो, अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो ऐसे सिचुएशन में क्या आएगा, द सेलर शेल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर वारफिंगर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। यानी कि जो सेलर है वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गए हो मार्केट में, है ना, गर्मी आने वाली अगेन, आप कूलर परचेज करने गए, कूलर परचेज करने गए तो आपने कूलर परचेज कर लिया, आप बोला अब इसको मैं सर पे थोड़ी ना लेके जाऊंगा, आप क्या करो, ऑटो के थ्रू भिजवाओ, ई रिक्शा के थ्रू भिजवाओ या साइकिल रिक्शा के थ्रू भिजवाओ, आप भिजवाओ जैसे आपको भिजवाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीवरी कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में सेलर ने जो कुरियर सर्विस है जिसके भी थ्रू, जैसे कि आपका ई रिक्शा हो गया है या फिर दूसरे टाइप के रिक्शा हो गए, जिसके भी थ्रू भिजवाया है, तो यहाँ पे अब जो सेलर है किसके बिहाफ पे डील कर रहा है उनसे, बायर के बिहाफ पे। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब जो पेमेंट भी कौन करेगा, आप ही करोगे। तो यहाँ पे अगर सेलर ने डिसाइड किया था भैया 100 रुपए लगेंगे, तो फिर आपको 100 रुपए ही देने पड़ेंगे और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। फिर उसके आगे लिखा हुआ है, इफ द सेलर ओमिट्स सो टू डू एंड द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट or while in the custody of the wharfinger, or the buyer may decline to treat the delivery to the carrier as a delivery to himself or may hold the seller responsible in damage। यानी कि यहां पे अगर सेलर ने इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो आपको जो भी कुरियर सर्विसेज है जिसके थ्रू भी आपको भिजवाना है, अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ की है या उसने ऐसा काम नहीं किया है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ है, गुड्स जो हैं उनको डैमेज हो गया या फिर गुड जो है खो गए, तो अब क्या होगा, जो बायर है उसको ये करेक्ट डिलीवरी नहीं मानेगा।
करेक्ट। और ऐसे सिचुएशन में अब जो होगा बायर किसी भी तरीके से लायबल नहीं होने वाला है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे सेलर को अपनी ड्यूटी जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी है। ऐसा नहीं उसने चलते फिरते किसी भी रिक्शा में भिजवा दिया। इसलिए आपको पता होगा जब भी आप ऐसी शॉप्स पे जाते हो तो उनके फिक्स होते हैं रिक्शा वाले, वो शॉप के बाहर ही खड़े रहते हैं, वैसे किसी रैंडम रिक्शा वाले से नहीं भिजवाते। या तो वो रिक्शा वाले बाहर खड़े रहेंगे शॉप पर, या फिर उनके पास नंबर होता है, वो तो उन्हीं नंबर पे से कॉल करके उनमें से किसी एक को बुलाते हैं, वो किसी रैंडम को नहीं बुलाते हैं। क्योंकि अगर उस ट्रांजिट में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो सारा ठीकरा किसके माथे पे फूटने वाला है? कौन है वो? सेलर। सेलर को फिर सारा वो जो है लॉस उठाना पड़ जाएगा। इस रीजन की वजह से वो क्या करते हैं, जो आपके फिक्स्ड जो है वो आपके जैसे ई रिक्शा हो गए या साइकिल रिक्शा हो गए, उनके थ्रू ही ये सारा काम करते हैं। ओके, देन लास्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 39, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, where goods are sent by the seller to the buyer by a route involving sea transit, the circumstances in which it is usual to ensure the seller shall give such notice to the buyer as may enable him to ensure them during their sea transit, and if the seller fails to do, the goods shall be deemed to be at risk during such sea transit। यानी कि क्या हो रहा है भाई, अगर आप अनटिल देखो कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलो हर प्रोविजन में एक चीज लिखी हुई है, अनटिल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जो गुड्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, ट्रांजिट में जा रहे हैं, और उनका कुछ पार्ट जो है सी के थ्रू ट्रेवल होना है ना। अब आपको पता होगा, देखो ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? 1930 में। एरोप्लेन के थ्रू तो कुरियर सर्विसेज बहुत कम थी। नॉर्मली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने का काम किससे होता था? वाटर ट्रांजिट से होता था। बहुत बड़ा जो आपका काम है वो कैसे चलता था? वाटर रूट से चलता था। अगर इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन होने उसमें सामान कैसे जा रहा है? वाटर के थ्रू जा रहा है। और वाटर के थ्रू जब जाता है तो बहुत रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पायरेट्स भी होते थे, है ना, होते अभी भी हैं, लेकिन नंबर थोड़ा कम हो गया और सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। पायरेट्स बहुत होते थे, और जो शिप्स की क्वालिटी आज के टाइम की शिप्स की क्वालिटी से तो थोड़ी लोअर ग्रेड की हुआ करती थी, राइट, उस टाइम के हिसाब से बेस्ट होगी, लेकिन वो जो बेस्ट क्वालिटी है उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा था एज कंपेयर टू करंट शिप्स क्वालिटी। और करंट में भी इतनी बार आप देखते हो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, समुद्र है, ओशन है, कभी भी बिगड़ गया, है ना, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से गुड्स को कोई नुकसान हो जाए। तो इस रीजन की वजह से क्या डाल दिया गया है कि भाई अगर आप सी ट्रांजिट के थ्रू अगर कोई भी सामान भिजवा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बायर को बताना पड़ेगा, ताकि क्या करे वो टाइम पर इंश्योरेंस ले ले, ठीक है। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर की। नाउ सेक्शन 40, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर एट डिस्टेंट प्लेस where the seller of goods agrees to deliver them at his own risk at a place other than that where they are when sold. The buyer shall nevertheless, unless otherwise agreed, take any risk of deterioration in the goods necessarily incident to the course of transit। तो देखो सबसे पहले तो याद करो अपन ने कौन से सेक्शन के अंदर पढ़ा था कि डिलीवरी कहां पे हो रही है? अपन ने सेक्शन नंबर 36 सेक्शन नंबर 36 के अंदर देखा था कि डिलीवरी कहां हो रही है, और इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की सिचुएशन में डिलीवरी कहां पे हो रही थी? जहां पे एक्चुअल में आपने वो कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे वो गुड्स रखे हुए हैं, है ना, जिस टाइम पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस टाइम पे गुड्स कहां पे रखे हुए हैं, तो ये माना जाता था डिलीवरी वहां पे हो गई। ये सेक्शन नंबर 36 था। लेकिन सेक्शन 40 क्या बोल रहा है? अगर बायर ने बोला कि भाई साहब मुझे तो यहां पे नहीं चाहिए, आप मुझे किसी दूसरी जगह भिजवाओ उनको, तो ऐसी सिचुएशन में जो ये ट्रांजिट वाला जो काम है, ट्रांजिट वाला जो काम है, इसमें अगर गुड्स को कोई भी डिटोरेशन हो गया, गुड्स बिगड़ गए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? जो बायर है वही रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन हाँ, जो रिस्क है ना, जो डेटोरेटेशन है, वो क्या होना चाहिए? इंसिडेंटल होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने बोला भैया आम है, यूपी के आम फेमस है, यूपी से आम लाने हैं, तो भैया आपको ला के देने पड़ेंगे ना मुझे, तो मैंने बोला बाहर सेलर को भैया तुम डिलीवर करो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर जो है आम वहां से आ रहे हैं तो उसका जो नॉर्मल जो ट्रांजिट पीरियड है अगर वो बढ़ गया, या फिर ऐसा होता है, देखो ऐसा तो नहीं कि वहां से चला और घंटे भर में पहुंच गया यूपी से, यहाँ ट्रक है आराम से आएगा, 1-1.5 से 2 दिन भी लग सकता है, नहीं तो 1.5 दिन तो आप मान के चलो, तो 1.5 दिन लगेगा। हो सकता है आम थोड़े ज्यादा पक जाए, इसलिए आपको ये भी पता होगा आजकल फ्रूट्स को बहुत कच्चा तोड़ लेते हैं, फिर बाद में वो क्या करते हैं जो केमिकल से पकाते हैं। उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि पके हुए आम अगर आपने पेड़ से तोड़े हैं, पके हुए आम पहले पेटी में जाएंगे, पेटी में जाके फिर वो गोडाउन में जाएंगे, गोडाउन से माल लोड होगा, फिर माल लोड होगा, फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, वहां पे अनलोड होगा,
फिर वो क्या करेंगे, ठेले वालों के पास है, रिटेलर के पास जाएंगे, फिर वो सेल आउट होंगे। इतने टाइम में तो आम पक जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, कच्चे आम तोड़ लेंगे, उसके ऊपर केमिकल्स डालेंगे और क्या करेंगे, आम को पकाएंगे ताकि ये रिस्क हट जाए पूरा, है ना, ये रिस्क हट जाए। इस वजह से सारा काम करते हैं। तो ये जो रिस्क है ना कि आम पक गए बीच में 5-6 दिन का टाइम लग गया और आम पक गए, तो ये वाला जो लॉस है ना वो तो किसको भुगतना पड़ेगा, बायर को ही भुगतना पड़ेगा। चीज क्लियर है, ये रिस्क किसका है, पूरा बायर का है। लेकिन हाँ, जिस ट्रक के थ्रू सेलर ने भिजवाए थे, है ना, वो सेलर का जानकार था, अब वो ट्रक लेके भाग गया, तो ये थोड़ी ना रिस्क इंसिडेंटल इससे। क्लियर है चीज। तो ऐसे सिचुएशन में बायर ये रिस्क फेस नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना। बायर वही रिस्क फेस करेगा जो इंसिडेंटल है उस कॉन्ट्रैक्ट से, इस चीज का ध्यान रखो। देन सेक्शन 41, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स where the goods are delivered to the buyer which he has not previously examined. He is not deemed to have accepted them unless and until he has had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. Unless otherwise agreed, when the seller tenders delivery of goods to the buyer, he is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity to examine the goods for the purpose of ascertaining whether they are in the conformity with the contract। यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें बता दी। पहला, जब आपने वो गुड्स डिलीवर कर दिए, गुड्स जब डिलीवर कर दिए तो देखो अपन तो क्या मानते हैं, जैसे गुड्स डिलीवर हो गया, क्या हो गया, बायर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है साफ साफ कि जब आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो तो अनटिल अनलेस बायर ने उन गुड्स को चेक ना कर लिया हो कि भैया ये वही गुड्स हैं जो मैंने बोला था, तब तक आप ये नहीं मानोगे कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि ए ने, वही आम वाली चीज, ए ने बी को आम भिजवाए, ठीक है, और बी ने क्या किया था, तोतापुरी आम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो जब आम उसके पास आएंगे तो वो पहले पेटी खोल के चेक करेगा कि भैया इसमें तोतापुरी आम ही है, कोई दूसरे आम है ना, और क्या ये वही क्वालिटी के आम है जो मैंने बोला था। तो जब वो ये चेक कर लेगा उसके बाद ही आप बोलोगे कि उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है। चीज क्लियर है। और जो सेकंड प्रोविजन है वो बोलता है कि व्हेन द सेलर टेंडर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि अब सेलर टेंडर कर रहा है डिलीवरी, और ऐसी सिचुएशन में अब उसको क्या करना पड़ेगा, जो बायर है उसको रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा कि भैया आप चेक कर लो कि ये वही गुड्स है ना जो आपने बोला था। तो ऐसी सिचुएशन में पहले बायर चेक करेगा और उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूं तो एक पुरानी मूवी है, क्या पता शायद आप में से काफी लोगों ने देखी, बदमाश कंपनी, शाहिद कपूर की मूवी है, अनुष्का शर्मा, शाहिद कपूर और एक दो और है उसके अंदर ना। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको याद हो तो वो इस तरीके के कुछ ना कुछ घपलेबाजी वाला बिजनेस करते हैं। तो उसमें से एक ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या करते हैं, वो ग्लव्स का ट्रांजैक्शन करते हैं कि हम क्या करेंगे, आपको ग्लव्स सेंड करेंगे। अब कर लेते हैं ट्रांजैक्शन, पैसा भी ले लेते हैं एडवांस में थोड़ा बहुत। अब क्या है, वो टाइम पे डिलीवरी नहीं करते, बहुत परेशान करते बेचारो। जो बायर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिन्होंने उससे बाय किया था, वो बार बार कॉल कर रहा है कि नहीं मुझे ट्रांसफर करो, क्योंकि उसे आगे डिलीवर करना था दूसरों को। तो वो इंटेंशनली क्या कर रहे थे, इंटेंशनली डिलीवर डिले किए जा रहे हैं। अब जिस दिन बायर के एकदम गले में बात आ गई कि यार मुझे तो आगे डिलीवर करना है, कल ही वो क्या आ गई है, ड्यू डेट आ गई है, उन्होंने आज भिजवाए। किस लिए भिजवाए कि उन्होंने क्या किया था, उन ग्लव्स में से क्या किया था, जो पैर था उसमें से सब में क्या किया, राइट वाला है कोई लेफ्ट वाला, कोई ग्लव्स था वो निकाल लिया था, सब में सिंगल हैंड था। यानी कि अगर दो ग्लव्स रखे हुए एक पैर में तो दोनों ग्लव्स या तो राइट हैंड के थे लेफ्ट हैंड के थे। तो ये उन्होंने किया था। और क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा डिले कर दिया कि बायर के पास रीजनेबल टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि उसे क्या करना था, हाथ और डिलीवरी आगे देनी थी। अब वो चेक करे, क्वालिटी चेक करे, सब कुछ चेक करे, उसमें टाइम वेस्ट होता। तो उसने क्या किया, जैसे माल आया क्विकली ऐसे पलट के देखा और आगे भिजवा दिया। तो यहां पे अगर आप ऐसा करोगे कि आपने क्या किया है, बायर को रीजनेबल टाइम ही नहीं दिया है ये देखने के लिए कि कौन से गुड्स हैं, वो क्या वही है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अगर आपने ऐसा रीजनेबल टाइम नहीं दिया है तो उसको डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। चीज क्लियर है, ध्यान रखना इसको, आप मूवी के एग्जांपल से भी इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 42, एक्सेप्टेंस। The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them, or when the goods have been delivered to him and he does not act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller. Sorry, he does any act, he does not, he does any act. Or lastly, when after the lapse of a reasonable time he retains the goods without intimating to the seller that
ही हैज रिजेक्टेड देम। ठीक है, तो 3 तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो। 3 तरीके से आपने क्या दिए, एक्सेप्टेंस दिए। 3 तरीके हैं एक्सेप्टेंस देने के। पहला तो क्या किया, आपने इंटीमेट कर दिया, यानी कि एक्सप्रेस। आपने क्या किया, एक्सप्रेसली उसे बोल दिया कि हाँ भाई साहब मेरे को आपके गुड्स पसंद आ गए, मैं इन्हें रख रहा हूं। दूसरा, यहां पे आपने क्या किया, कोई भी ऐसा काम किया जो क्या था, इनकंसिस्टेंट था, किसके, ओनरशिप ऑफ द सेलर। ओनरशिप ऑफ सेलर, ठीक है, सेलर ये, ओके। एंड लास्टली आप क्या कर रहे हो, विद इन रीजनेबल टाइम नहीं बता रहे हो, यानी कि लैप्स ऑफ टाइम। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेंस दे सकते हो अंडर सेक्शन 42। अंडर सेक्शन 42 आप क्या कर सकते हो, इस 3 तरीके से एक्सेप्टेंस दोगे। या तो क्लियरली आपने बोल दिया कि भाई साहब एक्सेप्ट कर रहा हूं। दूसरा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, सामान मंगाया, अब आपने क्या किया, साफ साफ लिखा हुआ था कि टैग मत फाड़ना या इनको इस्तेमाल मत करना। हाँ, आप फिटिंग चेक करने के लिए कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं पहन के बाहर चले गए। तो अगर आपने उसका टैग तोड़ दिया है या पहन के चले गए हो, तो अब क्या हो गया, योर एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। और अब क्या मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। डबल एल आएगा ना इसमें। ठीक है, आपने क्या किया है, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। और लास्टली, अब आपको पता होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें फिक्स टाइम पीरियड होता है कि आपको उतने टाइम में अगर रिटर्न करना तो रिटर्न करो, एक्सचेंज करना तो एक्सचेंज की रिक्वेस्ट डालो। तो अगर आपने उस टाइम पीरियड में अगर वो काम नहीं किया है तो क्या मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो काइंड ऑफ आप ये भी बोल सकते हो, ये जो दोनों प्रोविजन है, ठीक है, ये जो दोनों टाइप पे क्या है, डीम्ड एक्सेप्टेंस। इनको आप क्या बोल सकते हो, डीम्ड एक्सेप्टेंस। क्या होगा ये, डीम्ड एक्सेप्टेंस। ये आपका सेक्शन नंबर 42। नाउ सेकंड लास्ट सेक्शन, आज के लिए जो हमारा सेकंड लास्ट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 43। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड, where goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them, having the right so to do, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपने रिजेक्ट कर दिया और ये आपका राइट है, ऐसा नहीं आपने फालतू में रिजेक्ट कर दिया, ये आपका राइट था। यानी कि गुड्स की क्वालिटी सही नहीं है, गुड्स की क्वालिटी खराब है, अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन की नहीं, जो आपने बात की थी कुछ अलग डिस्क्रिप्शन के आगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप रिजेक्ट कर रहे हो तो अब ये बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको रिटर्न करे, भैया सेलर खुद अपने हिसाब से उसको लेके जाएगा। लेकिन हाँ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये जो अनलेस अदरवाइज एग्रीड है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि नहीं, अगर आप रिजेक्ट करोगे तो आपको सेंड करवाना पड़ेगा, तो फिर भैया बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि अगेन आप एग्जांपल लो ऑनलाइन शॉपिंग का, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है वो तो क्या करते हैं कि अगर आपने हमारा प्रोडक्ट जो रिजेक्ट किया, वही कुरियर सर्विस वाला कोई इंडिविजुअल आएगा और वही उसे लेके चला जाएगा। मोस्टली ऐसा काम क्या करती है, जो मल्टी बिलियनियर्स कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो ये फैसिलिटीज देती है। लेकिन जो हमारे स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो नए नए बिजनेस स्टार्ट किए, वो क्या करते हैं, अगर आपको हमारा गुड्स जो है, हमारे जो गुड्स है वो पसंद नहीं आए और आपको रिटर्न करना है, तो आपको ही कुरियर करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो, नाउ इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू रिटर्न दोस पर्टिकुलर गुड्स। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो फिर बायर को करना पड़ेगा, बायर मना नहीं कर सकता है। तो ये चीज आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी, क्या ऐसा एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, सॉरी इसे रिजेक्ट करना है या फिर नहीं करना है, फिर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है नहीं करना, ये सारी चीजें आपको एडवांस में सोच के चलनी पड़ेगी। नाउ लास्ट सेक्शन फॉर टुडेज क्लास, सेक्शन नंबर 44, liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods. When the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take delivery, and the buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery,
and also for reasonable charge for the care and custody of the goods, provided that nothing in this section shall affect the rights of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take delivery amounts to a repudiation of the contract. तो अब देखो याद करो, टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे मैंने क्या बताया था कि जब आप डिलीवरी लेना चाहते हो, टेंडर कर रहे हो या फिर बायर उसे बोल रहा है, इंटीमेट कर रहा है कि भैया डिमांड कर रहा है वो कि डिलीवरी दो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि भैया सेलर ने क्या किया, अब रात को 12 बजे किया कि नहीं आप तो डिलीवरी लो, क्या रीजनेबल टाइम पे था? नहीं था, तो क्या आप इसको वैलिड टेंडर मानोगे? नहीं मानोगे। तो अगर वो वैलिड टेंडर नहीं था तो सेक्शन 44 भी एप्लीकेबल नहीं है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये दोनों सेक्शन आपस में कनेक्टेड है। तो अगर वो वैलिड टेंडर नहीं था तो और बायर ने उस जो टेंडर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अब मैंने रात को 12 बजे कॉल किया कि सर आम की पेटी आ गई ले जाओ, अरे कौन सा बायर आएगा रात को 12 बजे आम लेने, वो तो सुबह ही आएगा। अब 12 बजे मैंने कॉल किया, अब क्या हुआ, सुबह तक वो आम खराब हो गए। तो अब क्योंकि वो वैलिड टेंडर नहीं था तो ऐसे सिचुएशन में पूरा नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? सेलर को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैंने दिन में 12 बजे कॉल किया कि सर आपके आम आ गए, आज के ले जाओ, है ना, और इनको आके टाइम पर ले जाना, नहीं तो खराब हो जाएंगे। अब मैं 2 दिन तक गया ही नहीं, है ना, सेलर ने मुझे कॉल कर दिया, मैं 2 दिन तक गया ही नहीं, इस बीच वो आम खराब हो गए। तो यहां पे क्योंकि वैलिड टेंडर था और अब मैंने क्योंकि वो जो डिमांड वो टेंडर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी नुकसान हुआ है उन फ्रूट्स का, उन गुड्स का, वो किसको बियर करना पड़ेगा? मुझे बियर करना पड़ेगा। और हाँ, मेरी इस हरकत की वजह से, मेरे इस एक्ट की वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो गया है तो अब जो भी डैमेजेस हैं वो किसको पे करने पड़ेंगे? मुझे ही पे करने पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा सेक्शन नंबर 44 क्लियर हो गया है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ फ्रूटफुल लगा होगा। वो जो हमने आपको चार्ट्स बना के दिए उनसे आपकी कुछ हेल्प जरूर होगी इस बैरिट को याद करने में। इस उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 5, जो डील करता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।